विराज तारों की छाव में पत्थर की 12 मेजों के बीच बैठा था। हर मेज पर एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक रखी थी। उसने सिस्टम से कहकर लक्की ड्रा खेलना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों के सामने 4 गेंद हवा में मंडरा रही थी। बटा। उसी समय सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने संसार तबाही यान का केंद्र हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने संसार तबाही यान का एक टुकड़ा हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, दिव्य रूह का एक पंख हासिल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विराज, आपने दीपक ड्रैगन का एक टुकड़ा हासिल किया है। उन चारों के बारे में सुनकर विराज ने एक एक वस्तु पर ध्यान लगाना शुरू किया। संसार तबाही यान प्राचीन समय का उड़न खटोला समुदाय एक गुप्त हथियार था। इस यान की मदद से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता था और दूसरी दुनिया में पहुंचा जा सकता था। उस यान को हासिल करने के प्रयास में अनगिनत शक्तियों ने उड़न खटोला समुदाय पर हमला कर दिया। इस युद्ध में संसार तबाही यान के टुकड़े टुकड़े हो गए। विराज के हाथ में इसी यान का केंद्र और उसका एक हिस्सा था। हालांकि संसार तबाही यान को पूरा करने के लिए विराज को और भी कई हिस्सों की जरूरत थी। ये समझ आते ही विराज हैरानी के साथ सोचने लगा, मतलब अगर इस यान के सभी हिस्सों को ढूंढकर मैं जोड़ सका तो इस यान की मदद से अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट सकता हूँ। ये समझ आते ही विराज के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसकी पुरानी दुनिया में वो एक अनाथ था और उसका कोई नहीं था। फिर भी पुरानी दुनिया में लौटना उसके लिए कमाल का सफर साबित हो सकता था। विराज ने लंबी गहरी सांस ली और खुद को इस तरह के सभी विचारों से दूर करके खुद को शांत करते हुए संसार तबाही यान के केंद्र और टुकड़े को एक यूनिवर्स रिंग में रख दिया। दिव्य रूह और दीपक ड्रैगन ये प्राचीन समय के 2 सर्वशक्तिशाली हस्तियां थे। इन दोनों ने लंबे समय तक कैप्लर यूनिवर्स में अपनी शक्ति का कहर मचाया था। इस तरह दिव्य रूह का पंख और दीपक ड्रैगन किसी भी मार्शियल योद्धा के लिए खजाने से कम नहीं थे। दिव्य रूह के पंख की मदद से मरते हुए इंसान के भी प्राण बचाए जा सकते थे। इंसान एक पल में ही मौत से वापस आकर सामान्य हो सकता था। इस तरह दिव्य रूह पंख की मदद से योद्धा अमर शरीर हासिल कर सकता था। दीपक ड्रैगन की खासियत ये थी कि वो एक स्वर्गीय स्तर की ज्वाला को धारण करता था, जिसका नाम था दीपक ज्वाला। हालांकि विराज के पास पहले से ही दहकता आकाश ज्वाला थी और उसे दीपक ज्वाला की आवश्यकता नहीं थी। उन दोनों को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखने के बाद विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। वो वहां मौजूद 12 मेजों पर रखी 12 गुप्त तकनीकों को देखने लगा। उसे उन 12 तकनीकों में से किसी एक तकनीक को चुनने का अधिकार था। विराज एक एक करके सभी मेजों के पास गया और सभी तकनीकों को ध्यान से समझने लगा। कुछ ही देर में विराज सभी 12 तकनीकों के बारे में जान चुका था। सभी 12 तकनीकों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद विराज ने कहा, मैं आत्मातोड़ 9 वार को चुनता हूँ। इस तकनीक की खासियत ये थी कि ये तकनीक विराज की हत्यारन कातिलाना तलवार धार के साथ बहुत अनुकूल थी। साथ ही ये असल हत्यारन इच्छा को एक नए स्तर पर पहुंचा देती। इसके साथ ही आत्मातोड़ 9 वार पर अपनी पकड़ बनाना उसके लिए आसान था। आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को चुनने के बाद वो भंडार महल मार्ग से बाहर निकल आया। विराज के बाहर आते ही चारकोल ने कहा, बहुत शानदार। आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को 5वें मास्टर ने असुर प्रजाति के खजाने से हासिल किया था। ये तकनीक तुम्हारे एकदम अनुकूल है। भंडार महल मार्ग से आने के बाद विराज वहां से तारों की छाव में ही मौजूद प्राचीन घर जीवन दर्शन चला गया। वो वहां रहकर आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को आत्मसात करना चाहता था। इस तकनीक को हासिल करने के बाद वो वापस कलिंजर एम्पायर लौटने का मन बना चुका था ताकि वसु परिवार को उसके किए की सजा दी जा सके। प्राचीन घर जीवन दर्शन में जाने के बाद विराज ने कई सारे टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन को वहां रखे बर्नर में रख दिया।
ऐसा होते ही उस बर्नर में मौजूद 3 अगरबत्तियां जल उठी। इससे उस कक्ष में कमाल की खुशबू फैल गई। उस शानदार महक से विराज के दिमाग की काम करने की रफ्तार में आमूलचूल परिवर्तन आ गया और विराज साधना की अवस्था में बैठकर आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को आत्मसात करने लगा। दूसरी ओर कलिंजर एम्पायर के अंदर वसु परिवार ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में वसु परिवार के सभी महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। महासेना वसु एक विशालकाय हॉल में एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने वसु परिवार के लोग बैठे हुए थे। महासेना वसु ने कहा, आज हमारे परिवार के एक और सदस्य ने मार्शियल संत योद्धा बनने में कामयाबी हासिल की है। अब समय आ गया है कि वसु परिवार कलिंजर एम्पायर की सभी शक्तियों को ये दिखाए कि वसु परिवार के विरुद्ध किसी भी षड्यंत्र में शामिल होने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगले माह हम लोग अपने नए मार्शियल संत योद्धा के सम्मान में एक विशालकाय जलसे का आयोजन कर रहे हैं और इस अवसर पर कलिंजर एम्पायर के सभी परिवारों को वसु परिवार की ओर से निमंत्रण पत्र भेजा जाए। इस जलसे में शामिल हो जाने के बाद कलिंजर एम्पायर के सभी परिवार ये जान जाएंगे कि वसु परिवार से मित्रता संबंध बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। प्राचीन घर जीवन दर्शन में बैठे हुए विराज के चारों ओर 9 तलवार पर छाई थे। खूनी आभा उसके शरीर से निकल रही थी। हत्यारन तलवार इच्छा उसके अंतरात्मा के समुद्र में बुरी तरह से कांप रही थी। हत्यारन तलवार तकनीक इच्छा शरीर और आत्मा पर हद से ज्यादा जानलेवा हमला करती थी। आत्मातोड़ 9 वार तकनीक से विराज के अंदर हत्यारन तलवार आभा विकसित हो रही थी। आत्मातोड़ 9 वार की मदद से विराज जीनवरस अमृत स्तर योद्धा के सुरक्षा तंत्र को भेदकर उसे बुरी तरह से घायल कर सकता था, यहां तक कि मार भी सकता था। आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को आत्मसात करने के बाद विराज इसके साथ तलवार मणि मिलाने पर मार्शियल संत योद्धा तक से सामना करने की स्थिति में आ चुका था। यहां तक कि वो इन दोनों की मदद से मार्शियल संत योद्धा को मारने तक की शक्ति हासिल कर चुका था। हालांकि ऐसा करने पर उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ जाती। कई दिनों तक साधना की अवस्था में रहकर विराज आत्मातोड़ 9 वार तकनीक को पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। विराज ने अपना मुंह खोल दिया और सारी गंदी गैसों को बाहर कर दिया। इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और प्राचीन घर जीवन दर्शन से बाहर आ गया। वहां से बाहर निकलकर वो तारों की छाव से भी बाहर आ गया। विराज को बाहर आता देखकर जैस्मीन ने खुश होते हुए कहा, विराज तुम 15 दिनों से अंदर थे। मुझे और छोटे पूर्वज को तुम्हारी बहुत चिंता सता रही थी। ये सुनकर विराज ने कहा, मैं ठीक हूं, चिंता की आवश्यकता नहीं। विराज ने जिस तरह से जैस्मीन को पूर्ण तलवार हड्डी शरीर दिलवा दिया था, उससे जैस्मीन के मन में विराज के प्रति हल्की भावनाएं पनपने लगी थी। हालांकि विराज का व्यवहार देखकर उसे समझ आ रहा था कि विराज के अंदर उसे लेकर किसी भी तरह की प्रेम भावना विकसित नहीं हो रही थी। विराज ने जैस्मीन और बुद्धदेव से कहा, मुझे कलिंजर एम्पायर वापस लौटना है। उसका तलवार समुदाय आने का कारण खुद को तलवार समुदाय के पवित्र देव के रूप में स्वीकृत करवाना था, जो कि वो कर चुका था। साथ ही वो लंबे समय से कलिंजर एम्पायर से बाहर था, इसलिए कलिंजर एम्पायर लौटना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। जैस्मीन को विराज का ये निर्णय समझ नहीं आ रहा था। तलवार समुदाय में रहकर विराज तेजी से अपनी मार्शियल और तलवार क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता था। इसके बावजूद वो यहाँ नहीं रुकना चाहता था। ये बात जैस्मीन के लिए थोड़ा अजीब थी। हालांकि वो इस बारे में विराज से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी। विराज की बात सुनकर बुद्धदेव ने कहा, जैस्मीन ने अभी अभी पूर्ण तलवार हड्डी शरीर हासिल किया है। ऐसे में हमें ये नहीं मालूम कि आगे चलकर इससे क्या कोई नकारात्मक परिणाम भी निकल सकते हैं या नहीं। इसलिए जैस्मीन को कुछ समय तक तुम्हारे संपर्क में रहना नितांत आवश्यक है। अगर तुम लौटना ही चाहते हो तो क्यों नहीं जैस्मीन भी तुम्हारे साथ कलिंजर एम्पायर जाए। जैस्मीन के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे इसकी शक्ति में भी वृद्धि होगी।
बुद्धदेव की बात सुनकर जैस्मीन के गालों पर शर्म की लाली छा गई। बुद्धदेव जैस्मीन को एक लड़के के साथ अकेले कलिंजर एम्पायर जाने की बात कर रहे थे। हालांकि जैस्मीन खुद बहुत शक्तिशाली योद्धा थी। जैस्मीन ने विराज की ओर देखकर कहा, मैं कलिंजर एम्पायर जाने के लिए तैयार हूं। क्या विराज मुझे अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है? जैस्मीन की बात सुनकर विराज चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जैस्मीन उसके साथ कलिंजर एम्पायर जाने को तैयार थी। विराज ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। जैस्मीन एक 9th ग्रेड मार्शियल जीवनरस अमृत योद्धा थी। इतने शक्तिशाली योद्धा का कलिंजर एम्पायर के अंदर उसके साथ रहना उसके लिए तो बहुत अच्छा था। उसे कलिंजर एम्पायर के अंदर वसु परिवार का खात्मा करना था। उन दोनों की बात सुनकर बुद्धदेव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, तो फिर तुम दोनों कलिंजर एम्पायर चले जाओ। विराज जैस्मीन को लेकर विदिशा नगर आ गया। विराज की शक्तियों को देखकर जैस्मीन को लगा था कि विराज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परिवार से आता था, लेकिन अब जैस्मीन को समझ आ रहा था कि विराज बहुत ही सामान्य परिवार से आता था। विराज जैस्मीन को लेकर दिव्य मंदिर चला गया। उसे जैस्मीन को वर्धन परिवार के बीच लाना थोड़ा अटपटा लग रहा था। वैभव जो दिव्य मंदिर में ही मौजूद था, विराज को देखकर खुशी से झूम उठा और उत्साह से भरते हुए उसने कहा, बड़े भैया, आप आ गए। विराज ने वैभव से कहा, ये जैस्मीन है और तलवार समुदाय की शीर्ष की योद्धा है। वैभव ने जैस्मीन के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सीनियर जैस्मीन, वैभव चंद्रवंशी दिव्य मंदिर में आपका स्वागत करता है। आपको यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने छोटे भाई को कह सकती है। मुझे आपके सेवा करने में आनंद होगा। वैभव को जैस्मीन की आंखों में विराज के लिए प्यार दिख रहा था। हालांकि विराज की आंखों में जैस्मीन के लिए सिर्फ सम्मान था, प्यार नहीं था। वैभव को तलवार समुदाय के बारे में अच्छे से समझ थी। उसे मालूम था कि तलवार समुदाय के शीर्ष का योद्धा होने का क्या अर्थ था। इसलिए वो जैस्मीन की शक्तियों का अंदाजा लगा पा रहा था। वैभव की बात सुनकर जैस्मीन ने कहा, बिल्कुल, वैसे तुम्हें तंग करने का कोई अवसर मैं नहीं छोड़ने वाली। वैभव ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, सीनियर जैस्मीन, बाहरी दुनिया में भले ही मेरी हैसियत न हो, लेकिन इस कलिंजर एम्पायर में मेरी शक्ति बहुत ज्यादा है। आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। वैभव का बड़बोलापन देखकर विराज ने बात बदलते हुए वैभव से कहा, अच्छा ये बताओ, दिव्य मंदिर के अंदर मौजूद रचनाकार प्रतिरूपों में से तुम कितने रचनाकार प्रतिरूपों को बनाना सीख चुके हो? तुम्हें क्या लगता है कि दानव भक्षण संत योद्धा की विरासत को कैसे हासिल करोगे? विराज कलिंजर एम्पायर लौट चुका था तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला था? क्या विराज और वसु परिवार के बीच घमासान युद्ध होने वाला था? विराज जैस्मीन को साथ लेकर कलिंजर एम्पायर लौट चुका था। विराज जैस्मीन के साथ विदिशा नगर के आसमान में मौजूद दिव्य मंदिर में था, जहां पर वैभव की उन दोनों से मुलाकात हुई थी। वैभव जैस्मीन से मिलकर उससे बहुत प्रभावित हुआ था। वानरराज सुबाहु किसी काम से वापस नीले पहाड़ों के खंडहर चला गया था। गोल्डन पंख भी वापस भयमुक्त अमर संस्थान लौट चुका था। वहां पर वो मार्शियल मोनार्क स्तर का दैत्याकार जानवर बनने का प्रयास करने वाला था, साथ ही प्रहलाद प्रजाति का पूर्ण जीव बनने की कोशिश करने वाला था। बटा जैस्मीन को जैसे ही पता चला कि वैभव को दानव भक्षण मार्शियल संत योद्धा ने अपनी विरासत को हासिल करने के लिए परीक्षा देने के लिए चुना था, तो उसके मन में वैभव की इमेज तेजी से बदल गई। वो समझ गई कि वैभव एक जीनियस योद्धा था जिसे खुद दानव भक्षण मार्शियल संत योद्धा ने चुना था। वैभव ने विराज से कहा, बड़े भैया, वसु परिवार में एक और योद्धा मार्शियल संत स्तर तक पहुंच चुका है। इसी खुशी में वसु परिवार एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन में कलिंजर एम्पायर के सभी खास परिवारों को बुलाया जा रहा है। वैभव की बात सुनकर विराज की भ्रिकुटियां तन उठी।
उसने कहा, एक और संत योद्धा। कोई बात नहीं, हमें कुछ भी करके वसु परिवार के इस आयोजन को निष्फल करना होगा। विराज को यकीन था कि वो तलवार मणि और आत्मातोड़ 9 वार के दम पर मार्शियल संत योद्धा तक को मार गिरा सकता था। जैस्मीन कस्तूरी के कस्तूरी परिवार में तो संत योद्धा सामान्य घटना थी, इसलिए वसु परिवार के पास 3 संत स्तर के योद्धा होने की खबर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विराज के साथ वसु परिवार को सबक सिखाने को भी तैयार थी, क्योंकि विराज ने उसकी तलवार हड्डी हासिल करने में मदद की थी, इसलिए वो विराज की मदद करने को तैयार थी। इसके बाद विराज जैस्मीन को लेकर दिव्य मंदिर के अंदर आ गया। दिव्य मंदिर को देखकर जैस्मीन ने हैरानी के साथ पूछा, ये कौन सी जगह है? इस पर विराज ने जैस्मीन को संक्षिप्त में सारी कहानी सुनाई कि कैसे दैत्याकार देव संप्रदाय की ये विरासत उसे नीले पहाड़ों के खंडहर से हासिल हुई। विराज की बात सुनकर जैस्मीन स्तब्ध खड़ी रह गई। दिव्य मंदिर और नीले पहाड़ों के खंडहर के बारे में बाहरी दुनिया के कई राज्य जानते थे और बाहरी दुनिया के कई योद्धाओं ने नीले पहाड़ों के खंडहर आकर दिव्य मंदिर को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी योद्धा इसमें सफल नहीं हुआ था। वही विराज अपनी पहली ही यात्रा में दिव्य मंदिर को पाने में सफल रहा था। जैस्मीन को समझ आ रहा था कि वो विराज को जितना आंक रही थी, विराज उससे कहीं आगे का योद्धा था। वो सोचने लगी, इसलिए ही तलवार पूर्वज ने अपनी तलवार मणि के लिए विराज को चुना। विराज ने जैस्मीन को दिव्य मंदिर की कई जगहों पर घुमाया। वैभव भी जैस्मीन को दिव्य मंदिर से जुड़ी कहानियां सुनाता जा रहा था। विराज ने वैभव से पूछा, क्या उत्तर सागर के महाराज निघासन रुद्र को भी निमंत्रण मिला है? इस पर वैभव ने जवाब दिया, हाँ, वर्धन परिवार को भी निमंत्रण मिला है। ये सुनकर विराज ने कहा, ठीक है, तो फिर महाराज निघासन रुद्र के साथ हम लोग राजधानी जाएंगे। ऐसा कहकर विराज ने जैस्मीन की ओर देखकर उससे पूछा, जैस्मीन, क्या आप मेरे साथ राजधानी चलेगी और वसु परिवार को सबक सिखाने में मेरी मदद करेंगी? जैस्मीन एक 9th ग्रेड जीवनरस अमृत स्तर की योद्धा थी और तलवार समुदाय के अपार संसाधनों के बल पर वो मार्शियल संत योद्धा का सामना करने में सक्षम थी। वही निघासन रुद्र चरम जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा थे। किन्हीं कारणों से वो संत स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति किसी भी हाल में संत स्तर से कम नहीं थी, इसलिए संत स्तर के योद्धा को झेलने में वो पूरी तरह से सक्षम थे। विराज का सवाल सुनकर जैस्मीन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारी वजह से मैं पूर्ण तलवार हड्डी शरीर हासिल कर सकी। ऐसे में अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मेरे लिए ये कर्ज उतारने की तरह होगा। जैस्मीन की हाँ सुनकर विराज जैस्मीन को लेकर महाराज निघासन रुद्र से मिलने वर्धन निवास की ओर चल पड़ा। जल्दी ही वो दोनों वर्धन निवास पहुंच गए। निघासन रुद्र ने जब विराज को सामने देखा तो उनके चिंतित चेहरे पर खुशी की लकीरें खींच गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा, विराज, तुम आ गए। सुना है तुमने चंद्रगुप्त मुकाबलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सच में तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है। ये मोहतरमा कौन है? निघासन रुद्र ने जैस्मीन की ओर देखकर पूछा। जैस्मीन ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तलवार समुदाय के कस्तूरी परिवार की बेटी जैस्मीन हूँ। इस पर विराज ने कहा, जैस्मीन तलवार समुदाय के शीर्ष 10 युवाओं में आती है। हाल ही में इसने पूर्ण तलवार हड्डी शरीर हासिल किया है। इसकी शक्ति के सामने संत स्तर का योद्धा भी बेकार ही साबित होगा। अपने लिए विराज के मुंह से तारीफ सुनकर जैस्मीन मन ही मन खुशी से झूम उठी। कहीं न कहीं विराज की प्रतिभा ने उसके मन में विराज के प्रति प्रेम की कलियां खिलना शुरू हो गई थी। विराज की बात सुनकर निघासन रुद्र ने चौंकते हुए कहा, तलवार समुदाय, तब तो आप सच में बेमिसाल योद्धा होगी। विपुल की वजह से हम लोग तलवार समुदाय की शक्ति से परिचित है। ज्येष्ठ बुद्धदेव की मेरे बेटे विपुल पर बड़ी कृपा हुई, जो उन्होंने विपुल को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और विपुल को तलवार समुदाय का सदस्य बनने का गौरव हासिल हो सका। एक बार वसु परिवार को सबक सिखाकर मैं अपने उत्तर सागर को पुनः हासिल कर लूं,
फिर तुम्हें वहां पर विशेष भोज के लिए आमंत्रित करूंगा। विराज ने निघासन रुद्र से कहा, वसु परिवार में एक तीसरा संत योद्धा पैदा हुआ है। सुना है वसु परिवार इसके लिए एक बड़ा आयोजन कर रहा है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इस आयोजन में जाया जाए। विराज की बात सुनकर निघासन रुद्र के चेहरे पर क्रोध तमतमाने लगा। जिस वसु परिवार ने उन्हें उत्तर सागर छोड़ने के लिए विवश कर दिया, भला वो उसके आयोजन में क्यों जाएं? उन्हें विराज की बात समझ नहीं आई। लेकिन फिर उन्होंने विराज के बारे में सोचा। विराज कोई भी कार्य आवेग में आकर करने वाला लड़का नहीं था। वो तो ठंडे दिमाग से शांत रहकर अपना कार्य करता था। इससे निघासन रुद्र समझ गए कि विराज की योजना वसु परिवार के आयोजन में जाकर उसके आयोजन को विफल करने की थी, ताकि वसु परिवार इस आयोजन के जरिए अपनी धाक कलिंजर एम्पायर पर नहीं जमा सके। निघासन रुद्र ने शांत होते हुए कहा, विराज, मैं तुम्हारी बात का आशय समझ रहा हूं। अगर वसु परिवार अपनी धाक जमाने में सफल रहा तो कलिंजर एम्पायर के सभी परिवार उसके विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से बचने लगेंगे। तब वसु परिवार का सफाया करना मुश्किल होता चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ राजधानी चलने को तैयार हूं। निघासन रुद्र की बात सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। उसने निघासन रुद्र से कहा, महाराज, तो फिर तय रहा, हम 10 दिनों बाद राजधानी के लिए निकलेंगे। इस पर निघासन रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं इन 10 दिनों में एकांतवास में जाकर साधना करूंगा, ताकि वसु परिवार पर हमला करने से पहले ज्यादा से ज्यादा शक्ति इकट्ठी कर सकूं। विराज जैस्मीन को लेकर दिव्य मंदिर वापस आ गया। विराज और जैस्मीन ने अगले 10 दिन दिव्य मंदिर में ही गुजारे। विराज ने आत्मातोड़ 9 वार तकनीक का अभ्यास किया। साथ ही कई तरह के रचनाकार बनाने का भी अभ्यास किया। जैस्मीन ने भी हाल ही में पूर्ण तलवार हड्डी शरीर हासिल किया था। वो भी अपने नए शरीर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने में लगी थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि दिव्य मंदिर के अंदर आधे प्रयास से 2 गुने परिणाम मिल रहे थे। इससे जैस्मीन में एक अलग ही तरह की खुशी मचल रही थी। 10 दिनों बाद विराज और जैस्मीन की शक्ति में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका था। जैस्मीन को पूर्ण तलवार हड्डी शरीर पर ज्यादा नियंत्रण महसूस हो रहा था। जल्दी ही विराज, जैस्मीन और निघासन रुद्र राजधानी पहुंच गए। विराज संत अधिपति चारकोल को अपने साथ नहीं लाया था। उसके पास तारों की छाव थी, जिसकी मदद से वो चारकोल को किसी भी समय अपने पास बुला सकता था। इसलिए उसे चारकोल को अपने साथ लेकर घूमना उचित नहीं लगा। इससे अच्छा चारकोल का विदिशा नगर रहकर वर्धन परिवार और दिव्य मंदिर की हिफाजत करना जरूरी था। राजधानी को देखकर जैस्मीन ने कहा, उफ़, ये तुम लोगों की राजधानी है। ये तो देखने में किसी छोटे से नगर जैसी है, और यहाँ के लोग तो बहुत बुरे हैं। मुझे ऐसे घूर रहे हैं मानो इन्होंने कोई लड़की देखी ही नहीं कभी। मन तो कर रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को यही सबक सिखा दूं। इस पर विराज ने कहा, तुम इस समय वसु परिवार के क्षेत्र में हो। ये सुनकर जैस्मीन को समझ आ रहा था कि वसु परिवार सच में कितने घटिया परिवार था। उसके लोगों के चेहरों पर लिखा था, हम बुरे हैं और हम नहीं सुधरेंगे। उन तीनों को वहां देखकर वसु परिवार का एक सुरक्षाकर्मी उन तीनों के पास आया और उनसे कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर विराज ने कहा, हम वसु परिवार के आयोजन में हिस्सा लेने आए हैं। ऐसा कहकर विराज ने अपनी यूनिवर्स रिंग से वसु परिवार के निमंत्रण पत्र को बाहर निकालकर सुरक्षाकर्मी की ओर बढ़ा दिया। निमंत्रण पत्र को देखकर सुरक्षाकर्मी ने कहा, आयोजन 5 दिन बाद होना है। आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप लोगों को 5 दिन इंतजार करना होगा। ऐसा कहने के बाद सुरक्षाकर्मी वहां से चले गए। ये देखकर विराज ने निघासन रुद्र और जैस्मीन से कहा, हमें पहले अपने रुकने की व्यवस्था करनी होगी। ये सुनकर निघासन रुद्र ने कहा, कोई समस्या नहीं। राजधानी में हमारे परिवार का एक महल है। बहुत समय हो गया वहां गए हुए। इस बहाने अपने महल में जाने का अवसर भी मिल जाएगा।
ऐसा कहने के बाद निघासन रुद्र विराज और जैस्मीन को लेकर अपने महल की ओर चल पड़े। विराज के राजधानी में होने की खबर जल्दी ही पूरी राजधानी में फैल गई। राजधानी में ही दक्ष परिवार का महल। यश दक्ष एक शानदार कमरे में शीशे के सामने खड़ा होकर कपड़े पहन रहा था। उसके पीछे एक गुप्तचर खड़ा था। उसने अपने पीछे खड़ी शनाया से कहा, ये कचरा वसु परिवार से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, हालांकि इतना भी कमजोर नहीं रहा है। विराज ने यहां आकर सच में खतरा मोल ले लिया है। शनाया ने विराज से कहा, मैंने सुना है कि विराज को तलवार समुदाय में देवपुत्र की उपाधि मिली है। तलवार समुदाय की ही एक शीर्ष योद्धा जैस्मीन उसके साथ आई है। उन सभी की क्षमता को देखते हुए संत स्तर के योद्धाओं से उन्हें कोई भय हो ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। यश दक्ष ने शनाया की ओर देखकर कहा, ये जैस्मीन का विराज के साथ आना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें क्या लगता है? क्या जैस्मीन और विराज के बीच कुछ पनप रहा है? शनाया यश दक्ष का इशारा समझ रही थी। वो भी जैस्मीन को लेकर चिंतित थी। यश दक्ष ने शनाया के कुछ कहे बिना ही कहा, वैसे शनाया पहले तो मेरा मन था कि तुम विराज के बारे में सोचो, लेकिन सच कहूं तो जब से अमृत घाटी के युवराज का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, मेरा मन कुछ और ही गवाही दे रहा है। कलिंजर एम्पायर में कुछ नहीं रखा। अमृत घाटी मानव प्रजाति की एक शक्ति है। तुम वहां पर राज करोगी। सोचना इस बारे में। ये सुनकर शनाया ने कहा, भैया आपके लिए तो सब कुछ एक व्यापार सौदा ही है ना। खैर, अगर विराज को जैस्मीन में रुचि है तो आपके प्रस्ताव से मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या जैस्मीन का होना शनाया और विराज के संबंधों में तनाव उत्पन्न करने का कार्य करेगा? क्या शनाया विराज की जिंदगी से जाने वाली थी? यश दक्ष ने शनाया से कहा, जैस्मीन कस्तूरी परिवार से आती है। तलवार समुदाय के अंदर कस्तूरी परिवार की तुति बोलती है। साथ ही जैस्मीन तलवार समुदाय की शीर्ष की योद्धा थी। विराज हाल ही में तलवार समुदाय का देवपुत्र बना है। ऐसे में जैस्मीन से विवाह करना विराज के भविष्य के लिए शानदार होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें विराज में अपनी ऊर्जा को और अधिक अपव्यय नहीं करना चाहिए। यश दक्ष की बात सुनकर शनाया का मुंह थोड़ा उतर गया। कहीं न कहीं उसे अपने भाई की बात सही लग रही थी। यश दक्ष ने आगे कहा, इसलिए कह रहा हूं कि हमें अमृत घाटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। कहीं विराज के चक्कर में हम लोग इस महान अवसर को न खो दे। ये सुनकर शनाया विचलित हो गई और बात को टालने के लिए उसने कहा, क्या भैया आप भी बस बहन को अपने से दूर करने की कोशिशों में ही लगे रहते हैं? ऐसा कहकर शनाया यश दक्ष के गले लग गई। यश दक्ष भी शनाया के दिल की पीड़ा समझ रहा था। उसने ही शनाया का ध्यान विराज की तरफ मुड़वाया था और अब वो ही शनाया का ध्यान विराज से हटवा भी रहा था। शनाया ने यश दक्ष से कहा, भैया आप कह रहे हैं कि विराज को यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो क्या हमें वसु परिवार पर हमला करके उसका नाश कर देना चाहिए? यश दक्ष ने मना करते हुए कहा, जरूरत नहीं। ये मत भूलो कि हम पिछले 5 सालों से खतरनाक आपदा को झेल रहे हैं। इस समय हमें किसी और मसले में नहीं उलझना चाहिए। ऐसा कहते हुए यश दक्ष के शरीर से भयानक आभा निकलने लगी। ये आभा एक संत अधिपति स्तर के योद्धा की थी। शनाया ने हल्की आवाज में कहा, शुद्ध स्वर्गीय रचनाकार का प्रभाव काफी कम हो चुका है। मुझे लगता है कि इस आपदा से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं रहने वाला। यश दक्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। मुझे हमेशा से ही कहा गया था कि अगर मैं अपनी सच्ची आभा को यहाँ प्रकट करता हूँ तो इसका मेरे ऊपर घातक असर पड़ेगा। लेकिन संत अधिपति की आभा के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। शुद्ध स्वर्गीय रचनाकार का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है कि वो चीज पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुकी है।
अगर शुद्ध स्वर्गीय रचनाकार उस चीज को दबाने में लगा है तो ज्यादा समय नहीं बचा जब ये हमें परेशान करने वाला है। शनाया को अच्छे से मालूम था कि कैसे शुद्ध स्वर्गीय रचनाकार ने पूरे कलिंजर एम्पायर को बांध कर रखा हुआ था। हालांकि जिस तरह से यश दक्ष संत अधिपति की अपनी आभा निकाल पा रहा था उससे शनाया को समझ आ रहा था कि इस रचनाकार का प्रभाव कम होता जा रहा था। ये एक खतरे की घंटी थी। उसी समय राजधानी के राजमहल के एक आंगन में कलिंजर सम्राट और गगन वसु आमने सामने बैठे थे। गगन वसु ने महाराज परिहार से कहा, विराज और उत्तर सागर के राजा राजधानी आ चुके हैं और वसु परिवार के आयोजन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर महाराज परिहार ने कहा, देखते हैं ये लड़का विराज क्या करने वाला है। विराज और जैस्मीन निघासन रुद्र के साथ राजधानी में मौजूद उनके महल आ चुके थे। विराज के सामने गगन वसु बैठा हुआ था। गगन वसु ने विराज से कहा, मुझे मालूम है कि आप वसु परिवार के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपको मेरी किसी भी तरह मदद की आवश्यकता हो तो मैं प्रस्तुत हूं। ये सुनकर विराज ने पूछा, तो क्या तुम वसु परिवार पर हमला करने की सोच रहे हो। गगन वसु ने कहा, मैं वसु परिवार के विद्रोही लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। फिलहाल हम परिहार परिवार के संरक्षण में हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर वसु परिवार अपने आयोजन में सफल रहा तो परिहार परिवार वसु परिवार के दबाव में अपना संरक्षण वापस ले सकता है। इसलिए मैं वसु परिवार पर हमला करके इस आयोजन को ही होने से रोकना चाहता हूं और शायद तुम भी यही चाहते हो। गगन वसु की बात सुनकर विराज सोचने लगा। वैसे तो उसके लिए अच्छा ही था वसु परिवार के विरोध में वो जितने लोगों का साथ पा सके उतना अच्छा था। विराज ने कहा, ठीक है। गगन वसु ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक चिप निकालकर विराज को देते हुए कहा, इस चिप में वसु परिवार के बारे में काफी सारी जानकारी है। 3 दिनों बाद हम सभी वसु परिवार के विद्रोही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे और तुम्हारी एक आवाज पर कुछ भी करने को प्रस्तुत रहेंगे। इसके बाद गगन वसु वहां से चला गया। गगन वसु के जाने के बाद विराज जैस्मीन को लेकर उसे राजधानी घुमाने लेकर चला गया। वो राजधानी की गलियों में जैस्मीन के साथ घूम रहा था। बड़ी संख्या में गुप्तचर उसका पीछा कर रहे थे। ये देखकर जैस्मीन ने कहा, विराज, बड़ी संख्या में गुप्तचर हमारे पीछे हैं, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। ये सुनकर विराज ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को मेरे गलियों में घूमने के बारे में पता चले। दरअसल विराज चाह रहा था कि वसु परिवार उस पर हमला करें। उस समय अगर वसु परिवार उस पर हमला करता तो राजधानी की बाकी शक्तियों को भी बीच बचाव में उतरना पड़ता और इससे वसु परिवार का पक्ष कमजोर हो जाता। महासेना वसु को जब विराज के इस तरह सड़कों पर घुमक्कड़ी के बारे में पता चला तो उसने वसु परिवार को अगले 5 दिनों तक विराज पर हमला करने से रोक दिया। महासेना वसु विराज की चाल समझ रहा था कि विराज वसु परिवार को उकसाना चाह रहा था ताकि वसु परिवार आवेग में आकर उस पर हमला कर दे और विराज इसका लाभ उठाकर वसु परिवार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। महासेना वसु को किसी भी हाल में आयोजन को सफल बनाना था ताकि वसु परिवार की धाक कलिंजर एम्पायर में जमा सके। विराज और जैस्मीन सड़कों पर घूमते जा रहे थे। वही कुछ दूरी से 2 नम आंखें उन्हें देख जा रही थीं। वो आंखें शनाया की थी। उसने विराज को देखते हुए कहा, विराज, तुम्हें राजधानी में आए पूरा 1 दिन हो गया है और तुमने मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। ठीक है, जैस्मीन तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रिय हो गई है। वो तलवार समुदाय से आती है, बड़ी योद्धा है। लेकिन क्या शनाया मिलने तक के लायक नहीं बची। ऐसा कहते कहते शनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से वापस अपने महल लौट गई। जैस्मीन के साथ घूमते हुए विराज सोच रहा था, शनाया से मिलना उचित नहीं होगा। मैं जिस मिशन पर हूं ये बहुत खतरनाक है। शनाया से मिला तो वो भी मेरे साथ इस मिशन में शामिल हो जाएगी। इससे उसके जीवन पर गंभीर संकट उपस्थित हो जाएगा।
जैस्मीन को विराज के साथ राजधानी में घूमते हुए बहुत मजा आ रहा था। हालांकि वो समझ रही थी कि विराज वसु परिवार को भड़काने के लिए वहां घूम रहा था। विराज का साथ धीरे धीरे उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। विराज पूरा दिन सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन वसु परिवार ने उस पर हमला नहीं किया। निराश होकर विराज वापस आ गया। अगले 5 दिन विराज जैस्मीन के साथ निघासन रुद्र के महल में ही रहा। 5 दिनों में विराज के मिलने न आने से शनाया अंदर ही अंदर आहत हुए जा रही थी। उसका मन हो रहा था कि वसु परिवार के आयोजन में ही अमृत घाटी के युवराज के साथ ब्याह रचाकर विराज को दिखा दे कि शनाया के पीछे मरमिटने वालों की कमी नहीं थी। 5 दिनों बाद वसु परिवार के विशाल हॉल में, जहां पर आयोजन की तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही थी, महासेना वसु 3 मार्शियल संत योद्धाओं के साथ खड़ा था। उस हॉल के बाहर 2 मार्शियल संत योद्धा पहरा दे रहे थे, जिससे समझ आ रहा था कि वसु परिवार के पास उस समय 3 नहीं 5 मार्शियल संत योद्धा थे। उन 5 मार्शियल संत योद्धाओं में से 2 संत योद्धा मानव प्रजाति से नहीं थे। महासेना वसु कलिंजर एम्पायर के सभी परिवारों पर अपनी धाक जमाने की पूरी तैयारी में था। उसी समय मार्शियल संत योद्धा ने महासेना वसु से कहा, क्या विराज को देखते ही मौत के घाट उतार दे? इस पर महासेना वसु ने कहा, नहीं, पहले कलिंजर एम्पायर के सभी परिवारों को यहाँ आने दो। सभी परिवारों के सामने हम विराज को मौत के घाट उतारेंगे। इससे वसु परिवार का खौफ पूरे कलिंजर एम्पायर में पनप जाएगा। फिर कोई वसु परिवार पर आंख उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं करेगा। इन सभी बातों से बेखबर विराज वसु परिवार के आयोजन स्थल पर आ चुका था। विराज को देखकर वसु परिवार के युवाओं ने विराज से अपना मुंह मोड़ लिया। विराज तेजी से वसु परिवार के महल में घुसता चला गया और जल्दी ही जैस्मीन और निघासन रुद्र के साथ हॉल में पहुंच गया, जहां पर वसु परिवार ने विशाल आयोजन किया हुआ था। वहां पहुंचते ही विराज ने भ्रूण तलवार को बाहर निकाल लिया और चीखते हुए कहा, वर्धन परिवार का विराज वर्धन आ चुका है। जिस समय विराज चीखते हुए ये कह रहा था, बड़ी संख्या में वसु परिवार के महल के बाहर लोग खड़े थे, जो विराज के एक इशारे पर वसु परिवार के महल पर हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही महासेना वसु को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसने अपने मार्शियल संत योद्धाओं को तुरंत आदेश दिया, जाओ और उस विराज और निघासन रुद्र को तुरंत मौत के घाट उतार दो। उसी समय विराज और निघासन रुद्र के ऊपर एक शक्तिशाली हमला हुआ और नागसेन वसु की आवाज वहां गूंज गई, वसु परिवार के आयोजन में आकर इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें मौत के घाट उतारकर तुम्हारा सिर यही वसु परिवार के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा, ताकि सारे कलिंजर एम्पायर को ये संदेश मिले कि वसु परिवार से टकराने का अंजाम क्या होता है। नागसेन वसु, जो कि एक मार्शियल संत योद्धा था, उसकी आवाज सुनकर विराज ने निघासन रुद्र से कहा, महाराज, इस कचरे का सफाया मैं करूंगा। विराज को अच्छे से मालूम था कि नागसेन वसु ने गोलियां खाकर अपनी मार्शियल क्षमता को बढ़ाया था और उसका आधार संत योद्धा की तुलना में बहुत कमजोर था। उसी समय भूत प्रजाति का एक हत्यारा विराज के सामने आ गया। उस हत्यारे को देखकर विराज सोचने लगा, मतलब भूत प्रजाति अभी भी अपने हत्यारे भेज रही है। विराज के तलवार समुदाय के देव पुत्र बनने के बाद भूत प्रजाति ने विराज पर हमला करना निषेध कर दिया था। उसके बावजूद भी भूत प्रजाति का संत स्तर का हत्यारा उस पर हमला करने के लिए आया था। विराज को समझ आ गया कि जरूर भूत प्रजाति ने इसके लिए कोई गुप्त योजना बनाई होगी, ताकि भूत प्रजाति के इस हमले को हमेशा के लिए गुप्त रख सके। विराज ने उस मार्शियल संत योद्धा के हमले को अपनी भ्रूण तलवार पर रोक लिया। ये देखकर मार्शियल संत योद्धा घबरा गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक मार्शियल राजा योद्धा इतनी आसानी से उसका हमला रोक लेगा। उसी समय एक और मार्शियल संत वहां आ गया। नागसेन वसु को रोकने के लिए जैस्मीन आगे बढ़ गई, तो दूसरे संत योद्धा को रोकने के लिए निघासन रुद्र आगे बढ़ गए। इस तरह वसु परिवार के 3 मार्शियल संत योद्धाओं को विराज, जैस्मीन और निघासन रुद्र ने रोक दिया था।
वहां खड़े लोगों ने जब ये नजारा देखा तो कानाफूसी का सिलसिला शुरू हो गया। भीड़ में से ही एक परिवार के योद्धा ने कहा, वसु परिवार अपनी धाक जमाने के लिए ये आयोजन करवा रहा था, लेकिन विराज जिस तरह लड़ रहा है उससे तो लग रहा है कि वसु परिवार अपनी पराजय दिखाने के लिए ये आयोजन करवा रहा था। विराज ने वसु परिवार पर धावा बोल दिया था तो इसका क्या अंजाम रहने वाला था? क्या विराज वसु परिवार के सभी मार्शियल संत योद्धाओं को मार गिरा पाने में कामयाब हो सकेगा, या फिर विराज वसु परिवार के मार्शियल संत योद्धाओं के हाथों मारा जाने वाला था? विराज, जैस्मीन और निघासन रुद्र वसु परिवार के 3 मार्शियल संत योद्धाओं के साथ लड़ाई कर रहे थे। वहां चारों ओर भीषण कोहराम मच चुका था। महासेना वसु को जब मालूम चला कि विराज और बाकी दोनों लोग उसके मार्शियल संत योद्धाओं के साथ आसानी से लड़ पा रहे थे तो वो घबरा उठा। उसने ये आयोजन वसु परिवार की धाक जमाने के लिए किया था, इसलिए किसी भी हाल में उसे विराज का खात्मा करके रहना था। बटा महासेना वसु ने अपने पास खड़े हड्डी प्रजाति के मार्शियल संत योद्धा से कहा, आपके वार करने का समय आ चुका है। महासेना वसु की बात सुनकर हड्डी प्रजाति का योद्धा प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके बगल में खड़े वसु परिवार के एक ज्येष्ठ के शरीर में समा गया। उसके बाद उसने महासेना वसु से कहा, मैं वसु परिवार का ज्येष्ठ बनकर विराज पर हमला करने जा रहा हूं। याद रहे, बाहर यही प्रचारित होना चाहिए कि विराज की हत्या वसु परिवार के एक ज्येष्ठ ने की थी। किसी भी हाल में हड्डी प्रजाति का नाम इस हत्याकांड में नहीं आना चाहिए। हड्डी प्रजाति के योद्धा की बात सुनकर महासेना वसु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चित रहे, ऐसा ही होगा। ये सुनते ही हड्डी प्रजाति का योद्धा जो वसु परिवार के ज्येष्ठ के शरीर में था वहां पहुंच गया जहां पर विराज और बाकी लोगों का युद्ध चल रहा था। उसी समय विराज को वसु परिवार के अंदर से संत योद्धा की आभा महसूस होने लगी। वसु परिवार के ज्येष्ठ ने चिल्लाते हुए कहा, वर्धन परिवार के कचरे, तेरा अंत समाया गया है। भूत प्रजाति के योद्धा ने जब हड्डी प्रजाति के हत्यारे को वसु परिवार के ज्येष्ठ के शरीर में देखा तो विराज पर हमला बढ़ा दिया। हड्डी प्रजाति के हत्यारे ने हड्डी के कई हाथों के जरिए विराज को चारों ओर से घेर लिया ताकि विराज वहां से बचकर भाग न सके। विराज को इस तरह घिरता देखकर जैस्मीन ने नागसेन को अपने एक तेज प्रहार से पीछे धक्का दे दिया और अपनी विनाशी तलवार से हड्डी हत्यारे की हड्डियों पर हमला कर दिया। ये देखकर नागसेन वसु तेजी से जैस्मीन के पास आया और चीखते हुए कहा, पहले मुझसे तो बच ले, फिर अपने आशिक को बचाना। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ को झटका दिया और कुछ हथियारों को जैस्मीन के ऊपर फेंक दिया। ये देखते ही जैस्मीन ने अपनी दहकती बिजली तलवार की संपूर्ण कातिलाना धार को नागसेन के ऊपर दे मारा। जैस्मीन का इतना शक्तिशाली हमला देखकर नागसेन के पैरों तले की जमीन सरक गई। जैस्मीन के शक्तिशाली हमले से नागसेन का बायां हाथ कटकर नीचे गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने जब ये नजारा देखा तो इस नजारे की विभत्स के चलते अपनी नजरें घुमा ली। उसी समय एक आवाज वहां गूंज उठी, वसु परिवार बाहरी हत्यारों से मदद के बल पर अपनी शक्ति का ढोंग करता फिरता है। असल में ये कुछ हत्यारों का एक समूह मात्र है। लोगों ने उस आवाज की ओर घूमकर देखा तो पाया कि वहां पर चंद्रवंशी परिवार का नकुल चंद्रवंशी खड़ा था। विराज 2 मार्शियल संत योद्धाओं से घिरा हुआ था। उसके शरीर से खूनी लाल रंग की हत्यारन आभा निकल रही थी, जिससे उसके चारों ओर खूनी लाल का रंग एक चक्र विकसित हो गया था। उस समय विराज सभी लोगों को मौत का देवता नजर आ रहा था। उसी समय वही कुछ दूरी पर खड़े एक बहुत बूढ़े ज्येष्ठ ने चीखते हुए कहा, मार्शियल इच्छा। ये सुनकर नकलू चंद्रवंशी ने अचंभित होते हुए पूछा, ज्येष्ठ, आपके कहने का अर्थ है कि विराज मार्शियल इच्छा को हासिल कर चुका है? वो बूढ़ा इंसान चंद्रवंशी परिवार के शीर्ष ज्येष्ठ में से एक थे, वैरभ चंद्रवंशी, जो 7th ग्रेड मार्शियल संत योद्धा थे। मार्शियल इच्छा मार्शियल संत स्तर के योद्धा ही हासिल कर पाते थे। उसी समय यश दक्ष भी वहां पहुंच गया। विराज को देखकर उसने कहा, ये कोई साधारण मार्शियल इच्छा नहीं है।
ये हत्यारन इच्छा तलवार तकनीक है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मार्शियल इच्छा तलवार तकनीकों में से एक। विराज सभी लोगों की बातों को सुन रहा था। उसने हत्यारन इच्छा तलवार तकनीक से अपनी भ्रूण तलवार से हड्डी हत्यारे के विशालकाय हड्डियों के हाथ पर शक्तिशाली प्रहार कर डाला। ऐसा होते ही हड्डी हत्यारे का विशालकाय हाथ कई हिस्सों में टूट गया। ये देखकर हड्डी हत्यारे स्तब्ध रह गया कि विराज न सिर्फ उसके हमलों को रोक पा रहा था अपितु उस पर इतना शक्तिशाली हमला कर पा रहा था। अगले ही क्षण विराज अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी अंतरात्मा के समुद्र में शक्तिशाली अनंत तलवार धार उठ रही थी। अगले ही पल विराज ने अपनी तलवार धार से वसु परिवार के ज्येष्ठ को चारों ओर से घेर लिया, जिसके शरीर के अंदर हड्डी हत्यारा मौजूद था। ऐसा होते ही हड्डी हत्यारा वसु परिवार के ज्येष्ठ का शरीर छोड़कर आकाश में चला गया। विराज के हमले से हड्डी हत्यारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था। विराज ने तुरंत तूफानी रूह बूटी को यूनिवर्स रिंग से बाहर निकालकर अपने मुंह में रख लिया और तेजी से हड्डी हत्यारे के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में विराज ने उस हड्डी हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद और विराज के हाथों हड्डी हत्यारे के मारे जाने के बाद नागसेन वसु घबराहट से वहां से भाग खड़ा हुआ। नागसेन वसु के इस तरह भागने की वजह से महासेना वसु का चेहरा बुरी तरह से उतर गया। वसु परिवार का गर्व योद्धा जिसके लिए वस परिवार ने इतना बड़ा आयोजन रखा था, वो नागसेन वसु अपने से कम शक्तिशाली जैस्मीन से हारकर फरार हो चुका था। वसु परिवार के लिए ये डूब मरने की घटना थी। महासेना वसु को समझ आ रहा था कि अगर बाहरी दुनिया में ये खबर फैल गई तो कोई भी वसु परिवार से डरना बंद कर देगा। विराज नीचे उतरकर आ गया और जमीन पर लेट गया। विराज ने एक मार्शियल संत योद्धा को मार गिराया था, हालांकि इस क्रम में उसकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। मार्शियल संत भूत योद्धा जो हड्डी हत्यारे के मरने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ था, जब उसने विराज को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उसका मन वापस लौटकर विराज पर हमला करने का हुआ। हालांकि उसकी हिम्मत विराज पर हमला करने की नहीं हो रही थी। वो फालतू का खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कहीं विराज उसे उसके पास बुलाने के लिए छल तो नहीं कर रहा था, और जैसे ही वो विराज के पास जाता, विराज उस पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार देता। नागसेन वसु जो भागकर वसु परिवार के लोगों के पास आ चुका था, विराज को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखने के बाद भी उसकी हिम्मत विराज पर हमला करने की नहीं पड़ रही थी। विराज के बगल में जैस्मीन खड़ी थी। नागसेन की हिम्मत उसका भी सामना करने की नहीं थी। उसी से तो भागकर वो यहां आया था। विराज ने तूफानी रूह बूटी गोली को बाहर निकाला और अपने मुंह में रख लिया और साधना की अवस्था में चला गया। कुछ ही देर में विराज ने अपनी ऊर्जा को वापस से हासिल करने में लग गया। जैस्मीन अपनी नंगी तलवार लिए विराज की रक्षा कर रही थी। जैस्मीन के उस रौद्र रूप को देखकर वसु परिवार के किसी भी योद्धा की हिम्मत विराज के पास जाने की नहीं हो रही थी। वैरभ चंद्रवंशी ने जब ये नजारा देखा तो नकुल चंद्रवंशी से कहा, इस बार तो वसु परिवार की इज्जत पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। मुझे लगता है कि कलिंजर एम्पायर की सभी शक्तियां फिर से वसु परिवार के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगी। ये सुनकर नकुल चंद्रवंशी ने कहा, वसु परिवार के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता हो सकता है। हमें इंतजार करना चाहिए। वसु परिवार ने विराज के विरुद्ध कोई भी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया और विराज वहां बैठकर साधना में लीन रहा। महासेना वसु ने भी विराज से दूरी ही बनाकर रखी। निघासन रुद्र से लड़ रहा मार्शियल संत योद्धा भी पीछे हट गया। विराज पूरी तरह से अपनी ऊर्जा हासिल कर चुका था और वसु परिवार के हमले का इंतजार कर रहा था। लंबे समय तक वसु परिवार का हमला न होता देखकर विराज ने जैस्मीन और निघासन रुद्र से कहा, लगता है वसु परिवार हमला करने नहीं आने वाला। हमें चलना चाहिए। विराज वहां पर वसु परिवार के आयोजन को असफल करने आया था, जिसमें वो सफल रहा था।
इसलिए वो यहाँ पर और अधिक रुकना नहीं चाह रहा था। पूरे कलिंजर एम्पायर ने वर्धन परिवार और वसु परिवार की शक्तियां अपनी आंखों से देख ली थी। जल्दी ही विराज जैस्मीन और निघासन रुद्र के साथ वसु परिवार के महल से बाहर आ गया। वसु परिवार के लोग लाचार नजरों से विराज को वहां से बाहर जाता देखते रहे। इस घटना के बाद वसु परिवार का रुतबा तेजी से कलिंजर एम्पायर में कम होता चला गया। विराज, जैस्मीन और निघासन रुद्र विदिशा नगर वापस लौट गए। निघासन रुद्र संत योद्धा बनने के एकदम करीब आ चुके थे, इसलिए वो एकांतवास में चले गए। विराज के बिना मिले ही विदिशा नगर लौट जाने के बाद शनाया अंदर तक टूट गई। उससे विराज का ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने यश दक्ष के अमृत घाटी के युवराज के साथ शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्दी ही उसकी शादी अमृत घाटी के युवराज के साथ होना तय हो गई। विराज जैस्मीन के साथ कलिंजर एम्पायर से बाहर कहीं चला गया। हालांकि वो दोनों कहाँ गए थे, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। केवल वर्धन परिवार के कुछ लोगों और महारानी परिणीता को मालूम था कि विराज मानव प्रजाति के क्षेत्र से बाहर चला गया था। हालांकि मानव प्रजाति के बाहर वो दोनों कहाँ गए थे, इसकी खबर उन्हें भी नहीं थी। लगभग आधा महीने बाद दानव प्रजाति की भूमि में भयमुक्त अमर संस्थान के बाहर दो आकृतियां प्रकट हुई। एक आकृति ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और हाथों में भ्रूण तलवार को पकड़ा हुआ था। दूसरी आकृति ने हरे रंग की पोशाक पहनी थी और चेहरे पर पर्दा ढका हुआ था। उस आकृति ने हाथों में दहकती बिजली तलवार को थामा हुआ था। वो दोनों विराज और जैस्मीन थे। विराज विदिशा नगर से बाहर जाकर हिम मैदान की ओर चल पड़ा ताकि वहां जाकर तलवार पूर्वज की विरासत को हासिल कर सके। रास्ते में उसे विचार आया कि क्यों ना साथ में गोल्डन पंख को भी लेता चले। अग्निदेवी वैधी भयमुक्त अमर संस्थान की छात्रा थी, इस वजह से जैस्मीन को भयमुक्त अमर संस्थान के बारे में पहले से ही जानकारी थी। विराज गोल्डन पंख के बारे में विस्तार से जैस्मीन को पहले ही सब कुछ बता चुका था। पिछले 15 दिनों में विराज और जैस्मीन ने मानव प्रजाति के बाहर के कई क्षेत्रों का दौरा किया था। उन्हें तरह तरह के जीवों और उनकी शक्तियों को अपनी आंखों से देखा और समझा था। मन ही मन विराज को शनाया से न मिल पाने का दुख था, लेकिन वो वसु परिवार से मिलने के बाद दक्ष महल नहीं जा सकता था। उस समय कलिंजर एम्पायर की सभी शक्तियां उस पर नजर गड़ाए हुए थी। ऐसे में दक्ष महल जाने का मतलब होता कि दक्ष परिवार कलिंजर एम्पायर के सभी परिवारों की नजरों में आ जाता और सभी परिवारों को लगता कि विराज के इस हमले में दक्ष परिवार का भी साथ था। विराज शनाया या दक्ष परिवार को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो शनाया से मिले बिना ही विदिशा नगर चला आया था। पिछले 15 दिनों में उसे जैस्मीन को बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला था। जैस्मीन ने जिस तरह वसु परिवार के सामने अपनी शक्ति दिखाई थी और जिस तरह इन 15 दिनों में विराज को जैस्मीन का बेहद कोमल रूप भी दिखा था, जहां वो उसकी संवेदना को छू सका था, उससे विराज के मन में भी जैस्मीन को लेकर कुछ अलग तरह की भावनाएं उठने लगी थी। हालांकि शनाया की वजह से वो उन भावनाओं को उठने से रोकने की कोशिशों में लगा था। विराज भयमुक्त अमर संस्थान आया था तो गोल्डन पंख के स्तर में क्या बढ़ोतरी हुई थी या नहीं? कपिलाचार्य विराज और जैस्मीन का वहां किस तरह स्वागत करने वाले थे? क्या जैस्मीन के प्रति विराज के मन में उठती भावनाएं विराज और शनाया के रिश्ते का अंत करने वाली थी? विराज और जैस्मीन गोल्डन पंख को साथ लेकर तलवार समुदाय की विरासत को हासिल करने के लिए बर्फानी मैदान आ चुके थे। बर्फानी मैदान कैप्लर यूनिवर्स के उत्तर में पड़ता था और ये कलिंजर एम्पायर से बहुत ज्यादा दूरी पर था। बर्फानी मैदान बहुत ही ठंडी जगह थी। यहाँ का तापमान हमेशा -50 डिग्री से कम रहता था। सर्दियों के समय तो यहाँ का तापमान -150 डिग्री तक चला जाता था। बटा मार्शियल राजा स्तर से कम योद्धा तो इतनी सर्दी को झेल तक नहीं पाते थे।
विराज और जैस्मीन ने देखा कि बर्फानी मैदान में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ का मैदान ही था। वहां चारों ओर सिवाय बर्फ और बर्फ की आंधियों के कुछ और नहीं था। जैस्मीन ने अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए विराज से पूछा, तो यहाँ पर तलवार पूर्वज की विरासत छिपी है? सच में ये जगह तो बहुत ही डरावनी है। यहाँ की सर्दी तो जानलेवा है। हम लोगों ने इतने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, उसके बावजूद हमारा शरीर कैसे ठंड से ठिठुर रहा है। विराज ने जैस्मीन से कहा, हाँ, तलवार समुदाय की उस गुफा में मुझे बर्फानी मैदान ही आने को कहा गया था। वैसे ये जगह खतरों से भरी पड़ी है, ऐसा मैंने सुना है। उसी समय गोल्डन पंख की आवाज विराज के दिमाग में गूंज गई, उस्ताद सावधान, आपके आसपास कोई शक्ति आप दोनों पर हमला करने आ रही है। गोल्डन पंख की आवाज सुनते ही विराज ने अपनी भ्रूण तलवार निकाले हुए जैस्मीन से कहा, जैस्मीन सावधान। विराज की बात सुनते ही जैस्मीन ने तुरंत अपनी दहकती बिजली तलवार को बाहर निकाल लिया। उसी समय एक विशालकाय सफेद आकृति ने उन दोनों पर हमला कर दिया। विराज ने अपनी भ्रूण तलवार के एक ही प्रहार से उस सफेद आकृति को मार गिराया। उस सफेद आकृति की लाश को देखकर जैस्मीन ने चौंकते हुए कहा, ये तो सफेद भालू है। इस पर विराज ने कहा, मैंने इनके बारे में सुना था। इनकी शक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर होती है। अच्छा हुआ गोल्डन पंख ने हमें समय से सूचित कर दिया, नहीं तो इसके प्रहार से हम लोग यही घायल जमीन पर पड़े होते। बर्फानी मैदान में दाखिल होते ही विराज ने गोल्डन पंख को बर्फानी मैदान के चारों ओर नजर रखने के लिए भेज दिया था। गोल्डन पंख आकाश में जाकर विराज के चारों ओर मौजूद बर्फानी मैदान पर नजर रख रहा था। विराज ने जैस्मीन से कहा, हमें सावधान रहना होगा। इस जगह पर ऐसे कितने ही सफेद भालू हो सकते हैं जो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। विराज और जैस्मीन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें बड़ी संख्या में भेड़ियों के दहाड़ने की आवाज आने लगी। विराज ने ध्यान दिया तो पाया कि करीबन 100 सफेद भेड़िए उन दोनों की ओर ही बढ़े आ रहे थे। उसी समय किसी भालू के चीखने की बहुत तेज आवाज वहां सुनाई दी। विराज ने देखा कि वहां पर 5 आदमियों के बराबर एक विशालकाय सफेद भालू खड़ा था और उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। उसकी पीली आंखों से वहशी कातिलाना आभा निकल रही थी। उसके मुंह से भारी मात्रा में लार टपक रही थी, जिससे उसका वहशीपन और ज्यादा खूंखार रूप धारण कर रहा था। उस सफेद भालू को देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, टाइटन हिम भालू। टाइटन हिम भालू बर्फानी मैदान के सबसे शक्तिशाली दैत्याकार जानवरों में से एक थे। उनके सामने सफेद भेड़ियों के झुंड की कोई क्षमता नहीं थी। सफेद भेड़ियों का झुंड टाइटन हिम भालुओं से 100 गज की दूरी बनाकर चलते थे। जैस्मीन भी टाइटन हिम भालू को देखकर पहचान चुकी थी। टाइटन हिम भालुओं की खाल टाइटन की बनी होती थी, जिसकी वजह से उसकी खाल को भेदकर उसे घायल कर पाना या मार पाना लगभग असंभव सा हो जाता था। बर्फानी मैदान में टाइटन हिम भालू से सामना होने का मतलब मौत से सामना होने के बराबर समझा जाता था। विराज के शरीर से भयंकर खूनी लाल रंग की आभा निकलने लगी। विराज हत्यारन तलवार इच्छा को सक्रिय कर रहा था। ये देखकर जैस्मीन ने विराज से कहा, विराज इसे मुझ पर छोड़ दो। जब से पूर्ण तलवार हड्डी शरीर हासिल किया है, अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकी हूं। अब मौका मिला है। ये सुनकर विराज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। टाइटन हिम भालू की वजह से सभी 100 भेड़ियों का झुंड अपनी दिशा बदलकर कहीं और जा चुका था। जैस्मीन अपनी दहकती बिजली तलवार लिए टाइटन हिम भालू के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी तलवार से बिजलियों की सुनामी निकलने लगी। ये देखकर टाइटन हिम भालू के शरीर से भयानक सफेद आभा निकलने लगी, जो जैस्मीन को कुचल डालने के लिए पागलों की तरह मचल रही थी। अचानक से टाइटन हिम भालू ने जैस्मीन की ओर तेज दौड़ लगा दी। जैस्मीन ने अपनी वहशी बिजली तलवार धार से हिम भालू के हमले को निरस्त कर दिया। जैस्मीन की तलवार मौत को भी दोबारा मौत देने वाली शक्तिशाली बिजलियां गिरा रही थी।
जैस्मीन की बढ़ती शक्ति को देखकर विराज हतप्रभ हुए जा रहा था। जैस्मीन को टाइटन भालू के साथ लड़ता देखकर विराज ने कहा, लोटस तलवार तकनीक। कमाल का हुनर है इस लड़की में। जैस्मीन की शानदार तकनीक शक्ति उसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा रही थी। अगले 1 घंटे तक जैस्मीन उस टाइटन भालू के साथ लड़ती रही। विराज को समझ आ रहा था कि उसे भी इस मुकाबले में उतरना पड़ेगा। उसने जैस्मीन से पूछा, जैस्मीन मुझे लगता है कि मुझे भी टाइटन भालू पर हमला कर देना चाहिए। विराज की बात पर जैस्मीन ने हाँ में सहमति दे दी। सहमति मिलते ही विराज और गोल्डन पंख भी टाइटन भालू पर टूट पड़े। उन तीनों के हमले से आहत होकर टाइटन भालू के चेहरे पर घबराहट उभर आई। लगभग आधे घंटे के संघर्ष के बाद वो तीनों बहुत मुश्किल से टाइटन हिम भालू को मार गिराने में कामयाब हो सके। टाइटन हिम भालू को मारने के बाद वो तीनों उसी के पास बैठ गए और राहत की सांस लेने लगे। गोल्डन पंख ने टाइटन हिम भालू के कुछ हिस्सों को काटकर अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया। टाइटन हिम भालू को मारने के बाद वो सभी आगे बढ़ चले। गोल्डन पंख ने विराज से कहा, उस्ताद, जितना हम इस बर्फानी मैदान के अंदर घुसते चले जाएंगे उतना ही टाइनट हिम भालुओं के हमले का खतरा बढ़ता चला जाएगा। उसी समय जैस्मीन जोर से चिल्लाई। ये देखकर विराज का ध्यान जैस्मीन के हाथ पर चला गया। वहां पर एक निशान बना था। उस निशान को देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, हिम आत्मा श्राप। उसी समय जैस्मीन की नजर विराज के हाथ पर चली गई। उसके हाथ पर भी ऐसा ही निशान बना था। ये देखकर विराज ने कहा, जरूर हिम मानव प्रजाति के अंदर कुछ चल रहा है, जो उन्होंने बाहरी दुनिया को रोकने के लिए हिम आत्मा श्राप यहाँ चारों ओर छोड़ रखा है। बिना इस हिम आत्मा श्राप से छुटकारा पाए हम बर्फानी मैदान को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हमारी मौत तय है। जैस्मीन को भी हिम आत्मा श्राप के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए उसे भी समझ आ रहा था कि वो दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उन दोनों के साथ अच्छी बात ये थी कि उन दोनों की ही आत्मा की शक्ति ऊंचे स्तर पर थी, इसलिए उस श्राप के प्रभाव को वो दोनों ही झेल पा रहे थे। कमजोर आत्मा शक्ति होने पर तो वो दोनों वही मैदान पर गिरकर बेहोश हो चुके होते। विराज और जैस्मीन गोल्डन पंख की पीठ पर सवार होकर बर्फानी मैदान के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। विराज के हिसाब से उसे पहले तलवार पूर्वज की विरासत को हासिल करना चाहिए था, उसके बाद हिम आत्मा श्राप से मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन विराज को तलवार मणि से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। बर्फानी मैदान के बड़े हिस्सों से गुजरने के बावजूद तलवार मणि में कोई हलचल नहीं हुई थी। इससे विराज समझ गया कि जरूर बर्फानी मैदान में कुछ बड़ा घट रहा था, नहीं तो न तो उस हिम आत्मा श्राप लगता, साथ ही तलवार मणि अभी तक उसे आगे का रास्ता दिखा चुकी होती। विराज ने जैस्मीन और गोल्डन पंख से कहा, लगता है हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि बर्फानी मैदान में क्या चल रहा है। विराज की बात सुनकर गोल्डन पंख हिम नगर के बाहर आकर जमीन पर उतर गया। विराज ने देखा कि नगर के अंदर बहुत कम लोग थे। नगर के मुख्य द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। सारी गलियां, सड़कें, बाजार सब सुनसान पड़े थे। इक्का दुक्का जो लोग दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरों पर भीषण घबराहट और खौफ दिखाई दे रहा था। उन सुनसान रास्तों पर चलते हुए विराज की नजर एक दुकान पर जाकर पड़ी। उस दुकान को देखते ही विराज और जैस्मीन के चेहरे पर खुशी खिल उठी। उस दुकान का नाम था तूफानी दुकान। तूफानी दुकान पूरे मानव प्रजाति के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी। तूफानी दुकान को मार्शियल स्वर्गीय स्तर के एक योद्धा ने शुरू किया था। हालांकि मानव प्रजाति से बाहर तूफानी दुकान की संख्या काफी कम थी। विराज जिस नगर में खड़ा था वो बहुत ही छोटा नगर लग रहा था। ऐसे में इतने छोटे नगर में तूफानी दुकान का होना विराज को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। जल्दी ही वो तीनों दुकान के अंदर थे। दुकान के काउंटर पर हरे रंग की पोशाक पहने एक बूढ़ा इंसान बैठा था। उन तीनों को देखकर उस बूढ़े इंसान ने खुश होते हुए कहा, मानव प्रजाति के 2 युवा,
आप दोनों को देखकर मन प्रसन्नता से खिल उठा। बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। विराज ने तूफानी रूह बूटी गोली की बोतल काउंटर पर रखते हुए बूढ़े इंसान से पूछा, हिम मानव प्रजाति में आखिर क्या घटा है। विराज को मालूम था कि उसे हर सवाल की ऊंची कीमत चुकानी थी, इसलिए उसने तूफानी रूह बूटी गोलियों की बोतल को काउंटर पर रख दिया था। बूढ़े इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 तूफानी रूह गोली। इसके बाद उसे बताया, इस बार हिम मानव प्रजाति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से उसे हिम आत्मा श्राप का उपयोग करना पड़ा। दरअसल पुनर्जन्म के 6 मार्गों से आने वाले भुक्खड़ भूत ने हिम मानव प्रजाति के पूर्वजों की भूमि को नष्ट कर डाला था। उन भुक्खड़ भूतों को अपनी भूमि से दूर रखने के लिए हिम मानव प्रजाति ने हिम आत्मा श्राप का उपयोग किया है। विराज को समझ आ रहा था कि पुनर्जन्म के 6 मार्ग की वजह से हिम मानव प्रजाति भूमि नष्ट हो रही थी। दैत्याकार देव संप्रदाय भी पुनर्जन्म के 6 मार्ग में पड़ने वाली असुर प्रजाति की भूमि से निकली प्राणघातक आभा से नष्ट हो गया था। ये सोचकर विराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। विराज ने ये बात बूढ़े इंसान को बताई तो बूढ़े इंसान ने कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। दैत्याकार देव संप्रदाय की तरह ही हिम मानव प्रजाति का नाश हो रहा है। अंतर यह है कि दैत्याकार देव संप्रदाय का नाश प्राणघातक आभा से हुआ था, वही हिम मानव प्रजाति का नाश भुक्खड़ भूतों जैसी बुरी आत्माओं की वजह से हो रहा है। बूढ़े इंसान ने एक नजर उन तीनों को देखा और फिर कहा, तुम लोगों के ऊपर जो ये हिम आत्मा श्राप लगा है, उससे छुटकारा पाने का एक तरीका है। तुम्हें भुक्खड़ भूतों के वशीभूत हुए किसी दैत्याकार जानवर को मारकर उसके दिल को निकालकर उसके दिल के खून से नहाना होगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो सकोगे। दुकानदार की बात सुनकर विराज खुश हो गया, क्योंकि इस तरह तो वो दोनों आसानी से हिम आत्मा श्राप से मुक्ति पा सकते थे। इसके बाद विराज ने दुकानदार से पूछा, क्या आप मुझे तलवार पूर्वज की विरासत के बारे में कुछ बता सकते हैं जो यहाँ बर्फानी मैदान में कहीं छिपी है। ये सुनकर दुकानदार ने कहा, तलवार पूर्वज की विरासत चरम बर्फ जंगल में कहीं छिपी है। ये जंगल हिम मानव प्रजाति की पूर्वजों की बाहरी भूमि में अवस्थित है। हालांकि तलवार पूर्वज की विरासत को खोला कैसे जाता है, ये अज्ञात है। दुकानदार की बात सुनकर विराज, जैस्मीन और गोल्डन पंख तेजी से चरम बर्फ जंगल की ओर बढ़ चले। विराज चरम बर्फ जंगल की ओर बढ़ चला था तो आखिर वहां क्या होने वाला था। क्या तलवार पूर्वज की विरासत हासिल करने के चक्कर में विराज किसी और ही चक्कर में उलझने वाला था।